27.1 परिचय। कई समाजों में पुरुषों और महिलाओं की भूमिकाएं पारंपरिक रूप से अलग अलग रही है। पश्चिमी दुनिया में और भारतीय समाज में मध्यम वर्ग के बीच पुरुषों को आमतौर पर प्राथमिक कमाने वाला माना जाता था, जबकि महिलाओं से घर संभालने और बच्चों का पालन पोषण करने की अपेक्षा की जाती थी। इस व्यवस्था को अक्सर प्राकृतिक और पूरक के रूप में देखा जाता था, जो लिंगों के बीच जैविक अंतर में निहित था। महिलाओं की आर्थिक निर्भरता और लिंग के आधार पर श्रम का विभाजन निकटता से जुड़ा हुआ था। श्रम विभाजन की स्वाभाविकता के विचार पर तब सवाल उठाया गया जब पश्चिम में महिलाएं बड़ी संख्या में कार्यबल में शामिल होने लगी। नारीवादी आंदोलन के उद्भव ने विभिन्न समाजों और संस्कृतियों में श्रम विभाजन और महिलाओं की व्यापक अधीनता के बारे में चिंताएं बढ़ा दी। इस बारे में सवाल उठे कि क्या रोजगार ने महिलाओं की स्थिति को बदल दिया है और क्या उन्हें ऐसे काम करने के दोहरे बोझ का सामना करना पड़ता है जिन्हें कम महत्व दिया जाता है, जैसे कि घर के बाहर भुगतान किए गए काम की तुलना में घरेलू काम। आंकड़ों से पता चला है कि महिलाओं की समान कार्य के लिए पुरुषों की तुलना में कम कमाई की वैश्विक प्रवृत्ति है और व्यावसायिक भूमिकाओं को अक्सर लिंग के आधार पर अलग किया जाता था। अन्य मुद्दों में कार्यबल में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी, उनके काम का लगातार अवमूल्यन और निर्णय लेने से उनका बहिष्कार शामिल है। इन मुद्दों का पता लगाने के लिए विद्वानों ने स्तरीकरण सिद्धांतों की ओर रुख किया। नारीवादी विद्वानों ने महिलाओं के मुद्दों को केवल समकालीन आर्थिक शोषण के उत्पाद के रूप में प्रस्तुत करने के विचार को खारिज कर दिया। उन्होंने तर्क दिया कि महिलाओं के उत्पीड़न को समग्र वर्ग उत्पीड़न के मुकाबले माध्यमिक नहीं माना जाना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि महिलाओं को पुरुषों द्वारा एक वर्ग के रूप में उत्पीड़ित किया गया था और पितृसत्तात्मक संरचनाएं भूगोल और इतिहास में लगभग सार्वभौमिक थी। समकालीन समाज में वर्ग के बजाय लिंग को भेदभाव की प्राथमिक धुरी के रूप में पहचाना गया था। वर्ग स्तरीकरण सिद्धांतों में लिंग ने संरचित असमानता और सामाजिक परिवर्तन की उत्पत्ति को उजागर करने का प्रयास किया। मार्क्सवादी और वेबेरियन दोनों ही अनुभवजन्य अनुसंधान, असमानता के विभिन्न रूपों और संरचनाओं का दस्तावेजीकरण और व्याख्या करने में लगे हुए हैं। आलोचना इस धारणा पर आधारित थी कि परिवार के सदस्यों की वर्ग स्थिति मुख्य कमाने वाले, आमतौर पर एक आदमी से व्युत्पन्न होती है। लिंग के प्रश्न ने सामाजिक स्तरीकरण में सैद्धांतिक और अनुभवजन्य दोनों कार्यों के लिए चुनौतियां प्रस्तुत की। विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी, केवल पुरुष कमाने वालों पर निर्भर घरों में गिरावट और नए कानूनों के अधिनियमन ने सामाजिक स्तरीकरण में महिलाओं की स्थिति की जांच करने के लिए एक माहौल तैयार किया है। न्यूबी 1982 के अनुसार लैंगिक असमानता के मुद्दे को महिला आंदोलन के माध्यम से प्रमुखता मिली। 27.2 वेबर, मार्क्स और स्तरीकरण। वेबर ने देखा कि समाज को वर्ग या स्थिति निर्माण के आधार पर विभाजित किया जा सकता है, जो सामाजिक स्तरीकरण सिद्धांत का एक प्रमुख पहलू है। पहला प्रश्न यह है कि सामाजिक स्तर पर सामाजिक क्रिया को आकार देने में वर्ग या स्थिति प्रणालियां कितनी प्रचलित है। सामाजिक स्तरीकरण के सिद्धांत मानते हैं कि वर्ग या स्थिति निर्माण समाज के भीतर और समाज के बीच भिन्न भिन्न होते हैं। इस बिंदु पर लैंगिक असमानता के मुद्दे पर श्रम विभाजन के संदर्भ में चर्चा की जाती है, जिसमें मार्क्सवादी दृष्टिकोण महिलाओं को एक आरक्षित सेना के रूप में देखता है। इसका मतलब यह है कि महिलाओं के श्रम का उपयोग विस्तार या श्रम की कमी की अवधि के दौरान, जैसे कि युद्ध के दौरान, लिपिकीय कार्य का समर्थन करने के लिए किया जा सकता है। मैक्स वेबर का तर्क है कि आर्थिक और तकनीकी परिवर्तन वर्ग स्तरीकरण को बढ़ावा देते हैं, स्थिति स्तरीकरण को गौण भूमिका में धकेल देते हैं। सामाजिक स्तरीकरण के अध्ययन का केंद्रीय ध्यान वर्ग और स्थिति निर्माण में परिवर्तनशीलता को समझने पर रहा है, जिसमें अवसरों और परिणामों की असमानता का दस्तावेजीकरण करने पर कम जोर दिया गया है।
यह जोर कई कारणों से उचित है। सबसे पहले, असमान पुरस्कारों और जीवन अवसरों के वितरण को समझने में रुचि है। साथ ही साथ विभिन्न सामाजिक व्यवस्थाएं बेहतर परिणामों और अवसरों को कैसे जन्म दे सकती हैं। दूसरे, वर्ग या स्थिति भेदभाव के परिणामों को समझाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जिन्हें स्तरीकरण विश्लेषण के उपोत्पादों के रूप में देखा जाता है। ये दृष्टिकोण परंपरागत रूप से लैंगिक असमानता पर गंभीरता से विचार नहीं करते थे, क्योंकि ध्यान वर्ग ध्रुवीकरण और स्थिति समूह समेकन पर था। यह माना गया कि लिंग संबंध आम तौर पर विषमलैंगिक होते हैं और वर्ग और स्थिति संबंधों द्वारा प्रतिच्छेदित होते हैं, जिससे इस विचार को बढ़ावा मिलता है कि लिंग संबंध जातीय संबंधों के समान है। बॉक्स 27.1 मार्क्स और पितृसत्ता। मार्क्सवादी विचारधारा ने लिंगों के बीच विभाजन को समझने के तरीके को आकार दिया है। यह वास्तविक सामाजिक रिश्तों या अंतःक्रिया पैटर्न पर कम और वर्ग संरचना के भीतर महिला श्रम की भूमिका और पूंजी के लिए उसके कार्यों को निर्धारित करने पर अधिक ध्यान केंद्रित करता है। इस परिप्रेक्ष्य से उठने वाला एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या घरेलू कामकाजी महिलाओं ने हमेशा वस्तुनिष्ठ वर्ग की स्थिति और व्यवस्था के अंतर्विरोधों के विश्लेषण को वर्ग गठन से जोड़ते हुए कार्रवाई का एक स्थिर सिद्धांत तैयार करने के लिए संघर्ष किया है। पितृसत्ता की अवधारणा की तुलना में विश्लेषण में एक महत्वपूर्ण अंतर निहित है, जो व्यवहार पैटर्न और सामाजिक संपर्क के रूपों से संबंधित है। मार्क्सवादियों और पितृसत्ता के समर्थकों में इस बात पर मतभेद है कि महिलाएं एक वर्ग बनाती हैं या नहीं। पितृसत्ता को एक ऐसी संरचना के रूप में देखा जाता है जहां पुरुषों को व्यवस्थित रूप से विशेषाधिकार प्राप्त है और महिलाओं को विभिन्न सामाजिक संदर्भों में व्यवस्थित रूप से वंचित किया जाता है। यह लैंगिक संबंधों को एक प्रकार के स्तरीकरण के रूप में सोचने की ओर ले जाता है। पितृसत्ता एक सामाजिक संरचना का प्रतिनिधित्व करती है, जिसे अक्सर पारंपरिक स्तरीकरण विश्लेषण में अनदेखा कर दिया जाता है। मान 1986 के अनुसार सामाजिक स्तरीकरण के आधार के रूप में लिंग की उपेक्षा ने स्तरीकरण सिद्धांत में संकट पैदा कर दिया। स्तरीकरण सिद्धांत में लिंग से प्रभावित 5 प्राथमिक क्षेत्र हैं: व्यक्ति, परिवार और घर, लिंगों के बीच श्रम का विभाजन, सामाजिक वर्ग और राष्ट्र राज्य। 27.3 अंतरसांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में लिंग और सामाजिक स्तरीकरण। विभिन्न समाजों और संस्कृतियों में पुरुषों और महिलाओं के बीच संसाधनों, अवसरों, पुरस्कारों और अधिकारों तक पहुंच में एक महत्वपूर्ण असंतुलन मौजूद है। यह असमानता पितृसत्ता की व्यवस्था द्वारा उचित है। लिंगों के बीच असमान स्थिति की गहरी ऐतिहासिक जड़ें हैं और यह पितृसत्तात्मक संस्थाओं, लिंग के आधार पर श्रम विभाजन और विवाह, दहेज, संपत्ति और विरासत जैसी सामाजिक संरचनाओं के माध्यम से कायम है। सिल्विया वाल्बी 1994-2228 बताती है कि पितृसत्ता सत्ता के सरल वितरण से परे है, यह उत्पादन के तंत्र में ही अंतर्निहित है। नारीवादी समाजशास्त्री, जो वर्ग की अवधारणा पर ध्यान केंद्रित करते हैं, केवल पुरुषों के व्यवसायों से प्राप्त पारंपरिक आधार को चुनौती देते हैं। वे इस बारे में महत्वपूर्ण सवाल उठाते हैं कि भुगतान किए गए कार्यों में महिलाओं के योगदान को शामिल करने के लिए वर्ग सीमाओं को कैसे संशोधित किया जाना चाहिए और परिवार के भीतर महिलाओं के काम के महत्व का पुनर्मूल्यांकन किया जाना चाहिए। श्रम के लैंगिक विभाजन पर अंतरसांस्कृतिक शोध के क्षेत्र में निर्वाह के विभिन्न तरीकों वाले समाजों में महिलाओं की उत्पादक गतिविधियों की एक विस्तृत श्रृंखला का वर्णन करने का प्रयास किया गया है। इसके अतिरिक्त शोधकर्ताओं ने महिलाओं की स्थिति पर इन गतिविधियों के निहितार्थ का पता लगाया है। नारीवादी मानवविज्ञानियों के लिए प्राथमिक चिंता हमेशा सार्वभौमिक लैंगिक असमानता के पीछे के कारणों को उजागर करना रही है। उनका उद्देश्य समाजशास्त्रीय, सांस्कृतिक और भौतिक दृष्टिकोण के माध्यम से इस असमानता की उत्पत्ति और दृढ़ता को समझाना है।
ये स्पष्टीकरण अक्सर सार्वभौमिक माने जाने वाले प्रमुख द्वंद्वों पर निर्भर करते हैं: सार्वजनिक, घरेलू, प्रकृति, संस्कृति और उत्पादन, प्रजनन। नारीवादी मानव विज्ञान में लिंग और सामाजिक पदानुक्रम के बीच संबंध को मुख्य रूप से एक प्रतीकात्मक अवधारणा और सामाजिक व्यवहार के रूपक के रूप में सामाजिक संरचनाओं को आकार देने वाले लिंग के लेंस के माध्यम से समझा जाता है। लिंग को महिलाओं और पुरुषों दोनों के संबंधों के साथ साथ प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व और कार्यों के रूप में देखा जाता है। रोसाल्डो, लामफेरे और ऑटनर जैसे मानवविज्ञानियों ने लिंग और रिश्तेदारी को सामाजिक असमानता की नींव के रूप में पहचाना, यह स्वीकार करते हुए कि महिलाओं की संपत्ति और निर्णय लेने तक पहुंच रिश्तेदारी संरचनाओं के बड़े वैचारिक, भौतिक और राजनीतिक संदर्भों में कैसे अंतर्निहित है। ऑटनर और व्हाइटहेड 1981 ने प्रतिष्ठा संरचनाओं का एक मॉडल पेश किया, जिसे एक विशिष्ट सामाजिक मूल्यांकन रेखा के परिणामस्वरूप प्रतिष्ठा पदों के एक सेट के रूप में परिभाषित किया गया है। इसमें वे तंत्र शामिल हैं जिनके द्वारा व्यक्ति एक विशेष स्तर या स्थिति प्राप्त करते हैं और स्थिति प्रणाली को पुनः उत्पन्न करने के लिए समग्र शर्तें। इबिड 13। उन्होंने तर्क दिया कि लिंग एक ऐसी प्रतिष्ठा संरचना है जहां प्रत्येक मानव समाज में पुरुषों और महिलाओं को अलग अलग मूल्य वाले शब्दों के रूप में माना जाता है। पुरुषों को उच्चतर माना जाता है। इबिड 16। उन्होंने प्रस्तावित किया कि पुरुष प्रतिष्ठा मुखिया या ब्राह्मण जैसी सार्वजनिक भूमिकाओं से जुड़ी है, जबकि महिला प्रतिष्ठा पुरुषों के संबंध में परिभाषित की गई है, जैसे पत्नी, बहन और माँ जैसी भूमिकाएं। संक्षेप में, महिला संरचनाएं पुरुष संरचनाओं में समाहित है। प्रतिष्ठा संरचना के रूप में लिंग की संकल्पना ने समाजों में सामाजिक स्तरीकरण के लिंग आधारित विश्लेषण को आगे बढ़ाया। मानवशास्त्रीय साहित्य से पता चलता है कि घर के बाहर और निर्वाह अर्थव्यवस्था में महिलाओं का काम महिलाओं और पुरुषों के बीच आम तौर पर समतावादी संबंधों को इंगित और मजबूत करता है। उदाहरण के लिए, वनाटिनाई में महिलाओं के पास भूमि जैसी आर्थिक पूंजी पर नियंत्रण और विनिमय और मुर्दाघर अनुष्ठानों में प्रतीकात्मक पूंजी के संचय के माध्यम से शक्ति है। हालांकि हाईलैंड न्यू गिनी में बागवानों के बीच महिलाएं मुख्य फसलों की खेती करती हैं, जबकि पुरुष सामाजिक आदान प्रदान के लिए महत्वपूर्ण प्रतिष्ठा वाली फसलों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। बॉक्स 27.2 श्रम विभाजन। यह सांस्कृतिक मूल्यांकन लिंगों के बीच कार्यों के असमान वितरण का आधार बनता है, जो पुरुष श्रेष्ठता में विश्वास और पुरुषों और महिलाओं के बीच महत्वपूर्ण संघर्ष से और मजबूत होता है। मेक्स 1990 एक पुरुष केंद्रित विश्वास प्रणाली का वर्णन करता है, जो योद्धाओं के रूप में पुरुषों की भूमिका में निहित है। मुंडुरुकु एक अमेजोनियन बागवानी समाज में काम विभाजित है, जिसमें पुरुष शिकार, मछली पकड़ने और बगीचों के लिए वन क्षेत्रों को साफ करने में लगे हुए हैं, जबकि महिलाएं रोपण, कटाई और मैन्यू प्रसंस्करण के लिए जिम्मेदार हैं। मुंडुरुकु में पुरुषों द्वारा किए जाने वाले कार्यों को अधिक महत्व दिया जाता है। जैसा कि मर्फी और मर्फी 1985 ने उल्लेख किया है, पुरुष प्रभुत्व केवल मर्दाना गतिविधियों का परिणाम नहीं है, बल्कि काफी हद तक उनसे पहले भी है। पुरुष अधिकार मुख्य रूप से प्रतीकात्मक है, और मार्टिन और वोट्रीज 1975 के अनुसार कृषि में महिलाओं की भागीदारी में कमी महिला घरेलू जिम्मेदारियों में वृद्धि से जुड़ी हुई है, जब जड़ फसलों को अनाज की फसलों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है और जब पशु श्रम शारीरिक श्रम की जगह लेता है। महिलाओं का मूल्य उनके उत्पादक कार्यों की तुलना में उनकी प्रजनन क्षमता से अधिक निर्धारित होता है। दुल्हन की संपत्ति को दुल्हन के माता-पिता या रिश्तेदारों को दुल्हन के उत्पादक और प्रजनन अधिकारों के मुआवजे के रूप में देखा जाता है। दहेज विरासत के रूप में कार्य करते हुए दुल्हन को भूमि और अन्य संपत्ति प्रदान करता है, जिससे उसे पति के प्रति आकर्षित होने में आसानी होती है। एरेंसबर्ग और किम्बॉल 1940
द्वारा अध्ययन किए गए एक पारंपरिक पितृसत्तात्मक आयरिश परिवार में काम को लिंग और उम्र के आधार पर विभाजित किया गया था। इस विभाजन को प्राकृतिक माना जाता था और शक्ति मुख्य रूप से पुरुषों के पास होती थी। पितृसत्तात्मक विशेषताओं सहित देहाती समाज अक्सर लिंगों के प्रतीकात्मक और सामाजिक अलगाव के साथ साथ लिंग स्तरीकरण का प्रदर्शन करते हैं। कैंपबेल 1964 ग्रीस के सारा कात्सोनी का अध्ययन करते हुए कहते हैं कि देहाती सारा कात्सोनी का जीवन 3 तत्वों पर केंद्रित है: भेड़, बच्चे और सम्मान। इन मूल्यवान पहलुओं में लैंगिक विचारधारा गहराई से अंतर्निहित है। जीवन के सभी पहलुओं में महिलाओं के समान योगदान के बावजूद अंतिम अधिकार पुरुषों के पास है। 27.4 महिलाओं की स्थिति। लोग अक्सर अनुकूलन के विभिन्न तरीकों के आधार पर समाज में महिलाओं की स्थिति के बारे में सामान्यीकरण करते हैं, लेकिन शोध से संकेत मिलता है कि इसमें महत्वपूर्ण मात्रा में विविधता है। लिंग के स्तरीकरण को समझने के लिए हमें विचारधारा और उत्पादन में भागीदारी के बीच संबंध को समझना होगा। एटकिंसन 1982-248 के अनुसार हमें यौन रूढ़िवादिता के महत्व को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए या यह नहीं मानना चाहिए कि एक क्षेत्र में एक महिला का प्रभाव दूसरे क्षेत्र में उसकी गिरावट को मिटा देता है। जिस प्रकार विभिन्न संस्कृतियों में महिलाओं की स्थिति अलग अलग होती है, उसी प्रकार किसी संस्कृति के भीतर की जटिलता को पहचानना आवश्यक है। समाजवादी नारीवादी विद्वानों का तर्क है कि पितृसत्ता वर्ग असमानता से पहले मौजूद है। वे प्रदर्शित करते हैं कि पितृसत्तात्मक नियंत्रण को बनाए रखते हुए अधीनता और लैंगिक विषमता के नए रूपों ने पुराने रूपों का स्थान ले लिया है। औद्योगिक कार्यों में पुरुषों ने कमाई और सामाजिक शक्ति को नियंत्रित करके विशेषाधिकार प्राप्त किया, जबकि महिलाओं को आश्रित के रूप में छोड़ दिया गया। लीला दुबे, एलेनोर लीकॉक और शर्ली आर्डेनर इबिड 11 एक अंतरसांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत करते हैं जो विभिन्न समाजों में महिलाओं की तुच्छता और निष्क्रियता और पुरुषों की प्रधानता पर प्रकाश डालते हैं। लीला दुबे का कहना है कि महिलाओं को उनकी स्पष्ट उपस्थिति के बावजूद अदृश्य बनाना समाज में उनकी निम्न स्थिति का मूल कारण है। लैंगिक असमानताओं को लिंग शासन द्वारा समझाया जा सकता है, जो प्रथाओं का एक सेट है, वैचारिक और भौतिक दोनों, जो किसी दिए गए सामाजिक संदर्भ में पुरुषत्व और स्त्रीत्व की विभिन्न छवियों का निर्माण करते हैं, लैंगिक असमानता को मजबूत करते हैं। कोनेल 1994 29-40। कबीर 1995-37 के अनुसार जीव विज्ञान लिंग आधारित होने के साथ साथ लिंग आधारित भी है। पुरुषत्व और स्त्रीत्व के परस्पर अनन्य गुणों के आधार पर पुरुष और महिला को पुरुष और महिला के रूप में अनुवादित किया जाता है। महिलाएं दोहरे स्तरीकरण का अनुभव करती हैं, पुरुषों के सापेक्ष और अन्य महिलाओं के सापेक्ष। लिंग पुरुष महिला असमानता के विभिन्न क्षेत्रों की संरचना करता है। आज कई समान समाजों में पुरुष अक्सर शिकार करते हैं, जबकि महिलाएं इकट्ठा होती है। फ्रिडल 1975-78 इस विभाजन के 4 कारण बताते हैं: खेल आपूर्ति में भिन्नता, शिकार और संग्रह के लिए विशिष्ट कौशल, शिकार करते समय बोझ उठाने की चुनौती और अर्धखानाबदोश चारागाह समूहों का छोटा आकार। इस सामान्य विचार के बावजूद कि पुरुष शिकार करते हैं और महिलाएं इकट्ठा होती है, यह हमेशा इतना सख्त नहीं होता है। उदाहरण के लिए, मेलविले द्वीप पर ऑस्ट्रेलियाई आदिवासी तिवी पुरुष और महिलाएं दोनों शिकार करते हैं और इकट्ठा होते हैं। इस समाज में महिलाओं को आर्थिक संपत्ति के रूप में देखा जाता है, जो पुरुषों के लिए धन और प्रतिष्ठा लाती है। वे सामाजिक प्रतिष्ठा और राजनीतिक प्रभाव प्राप्त करते हैं। गुडेल 1971 का कहना है कि तिवारी संस्कृति पुरुषों और महिलाओं के बीच समानता पर प्रकाश डालती है। दूसरी ओर, फिलीपींस में एक्टा नेग्रिटोस के बीच, विशेष रूप से उत्तर पूर्वी लूसन में,
महिलाएं ऑस्ट्रेलिया में टीवी की तुलना में पुरुषों के साथ अधिक सामाजिक और आर्थिक समानता का आनंद लेती है। वे दैनिक खाद्य आपूर्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, प्राप्त भोजन को अपने परिवारों के साथ साझा करके और व्यापक समुदाय में व्यापार करके उसके वितरण को नियंत्रित करते हैं। यह आम धारणा को चुनौती देता है कि चारा खोजने वाले समाजों में गर्भावस्था और बच्चे की देखभाल का टकराव शिकार से होता है। इन महिलाओं ने अपने बच्चों के बीच अंतर को प्रबंधित करने के लिए गर्भनिरोधक और गर्भपात के तरीके विकसित किए हैं। ऐसे समाजों में जहां लोग हाथ के औजारों का उपयोग करके भोजन उगाते हैं, महिलाएं उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। लेपोस की प्रशांत द्वीप वनाटनी पर बागवानी और मातृसत्तात्मक समुदायों के बीच लैंगिक समानता पर प्रकाश डालते हैं। वनातिनाई विनिमय और अन्य गतिविधियों में महिलाएं महत्वपूर्ण स्थान रखती है। 27.5 भारतीय संदर्भ में आगे बढ़ते हुए कल्पना बर्धन 1986-94 इस बात पर जोर देती है कि जबकि परिवार वर्ग या जाति के आधार पर स्तरीकरण अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण है, उन्हें समझने के लिए एक व्यापक ढांचे की आवश्यकता होती है। लिंग के आधार पर विभाजन और महिलाओं की स्थिति पारिवारिक स्थिरता और गतिशीलता को प्रभावित करती है। भारतीय समाज में स्तरीकरण की एक बुनियादी इकाई के रूप में परिवार से परे रिश्तेदारी, परिवार, रोजमर्रा के रिश्ते और परिवार के पुरुष मुखिया की भूमिका की जांच की जानी चाहिए। माइकल मान 1986-40-56 राजनीति, विकास कार्यक्रमों और नारीवाद में उनकी भागीदारी के बावजूद महिलाओं के विभाजन की निरंतरता पर चर्चा करते हैं। भारतीय समाज पुरुष जाति और स्त्री जाति में विभाजित है। नीता कुमार 1994 महिलाओं की संकल्पना के लिए 4 दृष्टिकोण सुझाती है। उन्हें मानव प्रकृति का उद्देश्य बनाना, उन्हें अभिनेता और पुरुष प्रधान विषयों के रूप में देखना, पितृसत्तात्मक, उन्हें नियंत्रित करने वाले वैचारिक प्रवचन पर ध्यान केंद्रित करना और महिलाओं के छिपे विध्वंसक तरीकों की खोज करना। परिश्रम एजेंसी, वह महिलाओं को विषय के रूप में रखने और मर्दाना विषय को स्त्रीलिंग विषय से बदलने की वांछनीयता पर सवाल उठाती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले में मोनिशा बेहल 1984 के काम से पता चलता है कि काम की अधिकता, खराब स्वास्थ्य, कठिन परिश्रम और गरीबी के कारण महिलाओं का जीवन निराशा से भरा हुआ है। मधु किश्वर और रूथ वनिता 1984 महिलाओं के खिलाफ हिंसा, आक्रामकता और अपराधों के साथ भारतीय संवैधानिक कानून की असंगति को संबोधित करती है। महात्मा गांधी के इस विचार की आलोचनात्मक जांच की गई है कि महिलाओं में पुरुषों की मां की तरह पीड़ा झेलने की असीमित क्षमता होती है। जोआना लिडल और रमा जोशी 1986 ने लिंग, जाति और वर्ग के बीच अंतर संबंधों के संदर्भ में भारतीय महिलाओं का अध्ययन किया। वे बताते हैं कि पितृसत्तात्मक ऊंची जातियां जाति और लिंग दोनों विभाजनों को मजबूत करती हैं, क्योंकि वे आर्थिक वर्चस्व को मजबूत करते हैं और उस वर्चस्व के लिए चुनौतियों का बचाव करते हैं। बॉक्स 27.3 महिलाएं और दलित। पुरुषों और महिलाओं की असमान स्थिति व्यापक सामाजिक संरचना का एक हिस्सा है जो जाति और पारिवारिक मूल्यों द्वारा प्रबलित है। वर्ग शोषण में लिंग और जाति महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारतीय समाज में महिलाओं को जाति, वर्ग, धर्म और जातीयता के आधार पर स्तरीकरण का सामना करना पड़ता है, जिससे उनकी स्थिति के बारे में सामान्यीकरण करना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। दलित समुदायों की महिलाएं जाति, वर्ग और लिंग के आधार पर तिहरे उत्पीड़न का अनुभव करती है। आर्थिक असमानताएं और पदानुक्रमित विचारधाराएं भारतीय महिलाओं को विभाजित करती हैं, साझा हितों में बाधा डालती है। अनुसंधान इंगित करता है कि काम महिलाओं की स्थिति को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है, क्योंकि आर्थिक स्तरीकरण,
सामाजिक पदानुक्रम और महिला कार्य पैटर्न और रोजगार के तरीकों में अंतर के बीच एक संबंध है। जातिगत उत्पीड़न, वर्ग शोषण और लैंगिक असमानताएं तब और अधिक प्रबल हो जाती है जब ये परिवार के भीतर ही प्रचलित होती है। भारत में महिला आंदोलन मुख्य रूप से उन मुद्दों को संबोधित करते हैं जो विभिन्न सीमाओं से परे हैं, जैसे महिलाओं के खिलाफ हिंसा, कार्यस्थल में असमानताएं, शिक्षा और रोजगार तक पहुंच, स्वास्थ्य देखभाल, गृहिणियों के काम की मान्यता, उनके काम के लिए उचित मुआवजा, राजनीतिक दमन और कम प्रतिनिधित्व, और बढ़ती कीमतें। जीवन के विभिन्न पहलुओं परिवार, विवाह, अर्थव्यवस्था, धर्म और राजनीति में शोषण और उत्पीड़न को उजागर करके नारीवादी विविध भारतीय संदर्भों में लैंगिक चिंताओं की एक विस्तृत श्रृंखला को कवर करते हैं। विभिन्न लेखों में यह स्वीकार किया गया है कि पितृसत्ता, स्तरीकरण प्रणाली और महिलाओं की स्थिति आपस में घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है। महिलाओं की स्थिति में सकारात्मक बदलाव को पितृसत्ता और स्तरीकरण प्रणालियों के लिए चुनौतियों के रूप में देखा जाता है। प्रतीकात्मक विश्लेषण से पता चलता है कि असमान प्रथाएं पुरुषत्व और स्त्रीत्व के बारे में गहरी सांस्कृतिक मान्यताओं को दर्शाती है। उदाहरण के लिए, लीला दुबे लिंग विषमता को सही ठहराने के लिए विभिन्न पितृवंशीय संस्कृतियों में बीज और पृथ्वी की रूपक अवधारणाओं का उपयोग करके पुरुषों और महिलाओं के बीच संबंधों पर चर्चा करती है। साहित्यिक कृतियों में महिलाओं को अक्सर रूढ़िवादी रूप से चित्रित किया गया है। हालांकि पिछले 3 दशकों में लैंगिक असमानता के विभिन्न पहलुओं पर ढेर सारे लेखन ने अर्थव्यवस्था में महिलाओं की अदृश्यता, रोजगार, निर्णय लेने से इनकार और महिलाओं के खिलाफ हिंसा और अपराधों के संबंध में पुरुषों के विशेषाधिकारों को चुनौती दी है। करुणा अहमद ने महिलाओं के रोजगार में 5 रुझानों की पहचान की। 1979, 1435 से 40। इन प्रवृत्तियों में शामिल है: ए. सीमित संख्या में व्यवसायों में महिलाओं की एकाग्रता, बी. या तो निम्न स्थिति वाले व्यवसायों में या प्रतिष्ठित व्यवसायों के निचले क्षेत्रों में उनका जमावड़ा, सी. पुरुषों की तुलना में कम वेतन की प्राप्ति, और घ. उच्च शिक्षित और पेशेवर रूप से प्रशिक्षित बेरोजगार महिलाओं का उच्च अनुपात। अनुसंधान इंगित करता है कि महिलाओं की पेशेवर स्थिति उनकी जाति और वर्ग पृष्ठभूमि के साथ साथ शैक्षिक उपलब्धियों से प्रभावित होती है। आधुनिक शिक्षा महिलाओं के बीच स्थिति की धारणा को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जो विवाह और परिवार से संबंधित पारंपरिक मूल्यों पर हावी होती है। अग्निहोत्री 1996 और अग्रवाल 1984 महिलाओं के विश्लेषण के लिए मार्क्सवादी दृष्टिकोण की वकालत करते हैं। अग्रवाल का तर्क है कि उत्पादन के संगठन और उत्पादन के संबंधों में लिंग संबंधी प्रश्न अस्पष्ट हो सकते हैं। सुधारों की बयानबाजी और महिलाओं के वैयक्तिकरण के बावजूद शुद्धता, पितृसत्ता, श्रम विभाजन और विवाह और घरेलू एकांत की पवित्रता पर स्थायी जोर कायम है। जाति और लिंग आपस में जुड़े हुए हैं। 27.6 जाति और लिंग। जाति व्यवस्था की विशेषता है। आय, बहिष्करण या अलगाव, जाति भेद को बनाए रखने के लिए विवाह और संपर्क को नियंत्रित करना। 2. क्रम और रैंक के आधार पर पदानुक्रम, और 3. श्रम के विभाजन से जुड़ी अन्योन्याश्रयता, पदानुक्रम और अलगाव से निकटता से जुड़ी हुई। ये जाति सिद्धांत रिश्तेदारी आधारित इकाइयों के माध्यम से संचालित होते हैं। महिलाओं का जीवन मुख्य रूप से पारिवारिक मापदंडों के भीतर प्रकट होता है, जो उनके जीवन में परिवार और घर के निरंतर महत्व को रेखांकित करता है। दुबे 1996, 1 से 27। महिलाओं का कार्य किसी जाति समूह की व्यावसायिक निरंतरता में महत्वपूर्ण योगदान देता है। जाति और व्यवसाय के बीच संबंध कायम है। ब्राह्मण अभी भी उच्च और मध्यम स्तर की जातियों के लिए पुजारी के रूप में सेवा कर रहे हैं। सुनार, लोहार, कुम्हार और बुनकर जैसी कारीगर जातियां अपने पारंपरिक व्यवसायों को बनाए रखती हैं, जिनमें महिलाएं सभी कार्य स्तरों पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहायता करती है।
टोकरी बुनाई पुरुषों और महिलाओं की एक संयुक्त गतिविधि ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों में आम है। छोटे व्यापारियों और दुकानदारों के घरों की महिलाएं अक्सर पारिवारिक दुकानों में बिक्री के लिए मसाले पीसती हैं, फ्राइज, पकौड़े और संरक्षित सामग्री तैयार करती है। किसी जाति की व्यावसायिक निरंतरता महिलाओं पर बहुत अधिक निर्भर करती है, वही जजमानी संबंध कारीगरों, सेवा जातियों, जमींदारों, कृषकों और व्यापारियों के बीच अल्पकालिक संविदात्मक संबद्धता को संदर्भित करते हैं। इन संबंधों में व्यावसायिक जातियों के बीच सेवाओं और वस्तुओं का आदान प्रदान शामिल है और ये ग्रामीण और अर्धशहरी क्षेत्रों में प्रचलित है, जो पारिवारिक स्तर पर संचालित होते हैं। पुरुष और महिला दोनों ही सेवाएं प्रदान करते हैं और अपने काम के लिए नकद या वस्तु के रूप में मुआवजा प्राप्त करते हैं। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट छूत जातियां, मुख्य रूप से महिलाएं, दाइयों के रूप में काम करती है। वे अपनी जाति के पुरुषों के साथ साथ उच्च और स्वच्छ जातियों से प्रदूषण हटाने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी साझा करते हैं। मजदूर मालिक बांड या अनुबंध में पति और पत्नी दोनों की सेवाएं शामिल होती है। व्यावसायिक कार्य में बने रहने की आवश्यकता एक ही जाति में विवाह करने का एक महत्वपूर्ण कारण है। महिलाएं पितृसत्तात्मक सीमाओं के भीतर और जाति नियमों की बाधाओं के तहत व्यावसायिक निरंतरता में योगदान देती है। काम और विवाह बाजार की मांगों को देखते हुए महिलाओं की शिक्षा पर भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है। चुनौतीपूर्ण पारिवारिक समय के दौरान अनुसूचित जाति की महिलाएं अक्सर मैला ढोने के काम में संलग्न रहती हैं, जबकि पुरुष आमतौर पर ऐसा नहीं करते हैं। यह प्रथा इस विश्वास से उपजी है कि महिलाएं, जो अपने घरों में घरेलू काम करने की आदी हैं, दूसरों के लिए समान कार्य कर सकती हैं। दूसरी ओर पुरुष ऐसी नौकरियों को अपनी गरिमा के नीचे मान सकते हैं। प्रवासी परिवारों में महिलाएं अक्सर प्राथमिक परिवार समर्थक बन जाती है, लेकिन सामाजिक और अनुष्ठान संबंधी मामलों पर नियंत्रण और निर्णय जाति के पुरुषों के हाथों में रहते हैं। भोजन और अनुष्ठान, शुद्धता और प्रदूषण की अनुष्ठानिक अभिव्यक्ति में भोजन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भोजन से जुड़ी शुद्धता और प्रदूषण की चिंता घर से ही शुरू हो जाती है। महिलाओं के भोजन उपभोग के लिए नुस्खे और निषेध रिश्तेदारी, विवाह और कामुकता के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित होते हैं। महिलाएं घर की पवित्रता और पवित्रता को बनाए रखने में सहायक होती है। सुरक्षा संबंधी विचार, जिसमें शुद्धता, प्रदूषण और बुरी नजर दोनों शामिल है, भोजन के प्रसंस्करण, संरक्षण, खाना पकाने और वितरण जैसे कार्यों में महिलाओं पर विभिन्न प्रतिबंध लगाते हैं। घर से दूर पुरुष सहभोज के नियमों के बारे में अधिक उदार हो सकते हैं, जबकि महिलाओं की बारीकी से निगरानी की जाती है और उनसे इन नियमों का सख्ती से पालन करने की अपेक्षा की जाती है। एक आम धारणा है कि कुछ जातियों की महिलाएं कभी भी अपने समूह के पुरुषों के समान पवित्रता का स्तर हासिल नहीं कर पाती है। परंपरागत रूप से द्विज जातियों की महिलाओं के साथ अक्सर शूद्रों के समान व्यवहार किया जाता था, जिन्हें वेद सीखने की अनुमति नहीं थी। जाति महिलाओं को कैसे प्रभावित करती है, इसमें विवाह और यौन संबंध महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। महिलाओं की असुरक्षा की सांस्कृतिक समझ, उनकी पवित्रता पर जोर और संयमित व्यवहार की अपेक्षा, विशेष रूप से विपरीत लिंग के साथ सीमित बातचीत, जाति आधारित समाज में महिला कामुकता के प्रबंधन के महत्वपूर्ण पहलू हैं। उत्तर भारत में मजबूत पितृसत्तात्मक परंपराएं महिलाओं की कामुकता और प्रजनन क्षमता पर नियंत्रण लागू करती हैं। एक अविवाहित महिला के लिए जाति की सीमाओं और अपनी पवित्रता के बारे में चिंताओं के कारण गर्भावस्था समस्याग्रस्त है। एक लड़की के पालन पोषण में सख्त नियंत्रण, पारिवारिक भूमिकाओं का आदर्शीकरण, महिला शील पर जोर और कौमार्य को उच्च महत्व देना शामिल है। महिलाओं से अपेक्षा की जाती है कि वे जीवन भर जातीय शुद्धता बनाए रखें।
युवावस्था से पहले के चरण को आंतरिक पवित्रता का चरण माना जाता है, जिसे नवरात्रि के 8वें दिन कुंवारी लड़कियों की पूजा और भोजन कराने जैसे अनुष्ठानों के माध्यम से मनाया जाता है। यह अवधि संयमित व्यवहार का आह्वान करती है और सुरक्षा और सतर्कता की आवश्यकता पर प्रकाश डालती है। भारतीय समाज में नियंत्रित कामुकता को सामाजिक रूप से स्वीकृत मातृत्व के लिए आवश्यक माना जाता है। यहाँ तक कि सार्वजनिक क्षेत्र में काम करने वाली शहरी मध्यम वर्गीय महिलाओं को भी अच्छी महिला की छवि के अनुरूप ढलने का दबाव झेलना पड़ता है और उन्हें यौन उत्पीड़न का सामना करना पड़ सकता है। जातीय अंतर्विवाह और दहेज के बीच संबंध। अंतरजातीय संघों में पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग अलग परिणाम और महिलाओं का यौन शोषण सभी यौन विषमता के सिद्धांतों से प्रभावित है। निचली जाति की महिलाओं को कम गंभीर यौन प्रथाओं और प्रतिबंधों का सामना करना पड़ता है। पुरुषों में निचली जाति की महिलाओं के साथ संभोग के बाद खुद को शुद्ध करने की रस्म होती है, लेकिन उच्च जाति की महिलाओं के लिए इसे स्वीकार नहीं किया जाता है, उन्हें निर्वासित कर दिया जाता है, परिवार के लिए मृत माना जाता है। अंतर्जातीय विवाह, विशेषकर ग्रामीण भारत में, अभी भी व्यापक रूप से स्वीकार नहीं किए जाते हैं और जोड़ों की हत्या के मामले भी सामने आए हैं। निचली जाति और आदिवासी महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा दुर्भाग्य से असामान्य नहीं है। M.N. श्रीनिवास 1976-90 ने देखा कि आज के जाति समाज में समान जातियां अक्सर विवाह उद्देश्यों के लिए एक इकाई में विलीन हो जाती है। जाति न केवल सीमाएं लगाती है बल्कि उन प्रचलित मूल्यों को भी आकार देती है जो हिंदू समाज में दहेज की प्रथा को संचालित करते हैं। बढ़ती सामाजिक और आर्थिक असमानताओं ने दूल्हे के परिवार से उम्मीदें बढ़ा दी है। 27.7 जनजाति, लिंग, स्तरीकरण और परिवर्तन। जनजाति, लिंग, स्तरीकरण और परिवर्तन 27.7 शीर्षक वाले खंड में पहले यह माना गया था कि भारत में आदिवासी समाज जाति या वर्ग द्वारा विभाजित नहीं थे और लिंग संबंधों को लगभग समतावादी माना जाता था। पवित्रता और प्रदूषण संबंधी अवधारणाओं के अभाव के कारण आदिवासी महिलाओं को अपनी जाति के समकक्षों की तुलना में उच्च दर्जा प्राप्त माना जाता था, जिससे उन्हें कामुकता और विवाह के मामलों में काफी स्वायत्तता मिलती थी। जनजातीय अर्थव्यवस्था में उनके महत्वपूर्ण योगदान के बावजूद महिलाओं को संपत्ति विरासत में लेने और राजनीतिक निर्णय लेने में भाग लेने से बाहर रखा गया था। हाल के साहित्य से पता चलता है कि जनजातीय समाज उपनिवेशवाद, जाति समूहों के साथ सहअस्तित्व, मिशनरियों, औद्योगिकरण, शिक्षा और राजनीतिक लोकतंत्रीकरण जैसे कारकों से प्रभावित होकर तेजी से बदलाव के दौर से गुजर रहे हैं। इन समाजों में लैंगिक विषमता बाहरी प्रभावों और धन तथा शक्ति पर आधारित बढ़ते स्तरीकरण के कारण बढ़ी है। मेहरोत्रा 2004। उपनिवेशवाद, जाति समूहों की उपस्थिति, मिशनरी गतिविधियां, औद्योगिकरण, शिक्षा और राजनीतिक लोकतंत्रीकरण सहित विभिन्न बाहरी कारकों ने आदिवासी समाजों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया है। लैंगिक विषमता, जो इन समूहों में हमेशा मौजूद रही है, बाहरी प्रभावों और धन और शक्ति पर आधारित बढ़ते स्तरीकरण के कारण और अधिक जटिल हो गई है। मेहरोत्रा 2004। लैंगिक राजनीति और राज्य की भूमिका अन्य महत्वपूर्ण चिंताएं हैं। महिलाओं को वोट देने के अधिकार और लैंगिक समानता के संवैधानिक प्रावधानों के बावजूद राजनीति और वैधानिक निकायों में उनकी सक्रिय भागीदारी सीमित है। जैसा कि स्वामीनाथन 1987, CF शर्मा 1997 ने उजागर किया है, लैंगिक असमानता स्पष्ट रूप से प्रगतिशील राज्य नीतियों में अंतर्निहित है। न्यूनतम वेतन अधिनियम, समान पारिश्रमिक अधिनियम, महिलाओं की शिक्षा के लिए नीतियां और उत्तराधिकार का हिंदू कानून ऐसे उदाहरण हैं जिन्हें वह इसे स्पष्ट करने के लिए चुनती है। भारत में महिला आंदोलनों ने लैंगिक असमानता की ओर ध्यान आकर्षित किया है,
जमीनी स्तर और अन्य स्तरों पर संगठन स्थानीय रणनीतियों का उपयोग करके सामाजिक और आर्थिक उत्पीड़न का विरोध कर रहे हैं। मेहरोत्रा 2002। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में एनजीओ कार्यों के माध्यम से आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए स्थान प्रदान किए हैं। महिला सशक्तिकरण की व्यापक रूप से चर्चा की गई अवधारणा एक रैली बिंदु बन गई है और जमीनी स्तर पर एक मूक क्रांति हो रही है, क्योंकि महिलाएं विकास प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग ले रही हैं। हालांकि अग्रवाल 1994 इस बात पर जोर देते हैं कि केवल प्रभावी भूमि अधिकार ही महिलाओं को सशक्त बना सकते हैं। महिलाओं के संघर्षों का उद्देश्य सामाजिक परिवर्तन लाना और स्तरीकरण को कायम रखने वाली सांस्कृतिक बाधाओं से मुक्ति दिलाना है। 27.8 निष्कर्ष। संक्षेप में हमने चर्चा की है कि नस्ल, वर्ग, जाति या स्थिति जैसे अन्य संगठनात्मक सिद्धांतों के समान लिंग सामाजिक पदानुक्रम को आकार देने में कैसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पश्चिमी समाज में नस्ल और वर्ग के साथ लिंग का अंतर्संबंध इसकी संरचना को परिभाषित करता है, जबकि भारतीय संदर्भ में जाति और लिंग वर्ग के निर्माण में योगदान करते हैं और इसके सदस्यों के कार्यों का मार्गदर्शन करते हैं। पुरुषों और महिलाओं के दैनिक जीवन में सामाजिक स्थिति के निहितार्थ को समाज के विचारों और मूर्त पहलुओं दोनों में प्रतीकात्मक रूप से दर्शाया जाता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि लिंग और स्तरीकरण का मुद्दा केवल पुरुषों और महिलाओं के बीच असमानता या महिलाओं की अधीनता से परे है। पुरुषत्व पर हालिया शोध इस बात पर जोर देता है कि पुरुषत्व स्त्रीत्व की तरह एक प्रतीकात्मक निर्माण है। यह इस बात पर प्रकाश डालता है कि कैसे लिंग एक सांस्कृतिक संरचना के रूप में विभिन्न समाजों और संस्कृतियों में व्यक्तिगत विशेषताओं के बजाय संबंधपरक आयामों को दर्शाता है।